नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हमारे साथ देश की जानी-मानी राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी मौजूद हैं। और मीनू जैन जी, आपकी ओर से और अपनी ओर से मैं अपने दर्शकों का अभिवादन करता हूं। आपका बहुत-बहुत स्वागत। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राहुल की रफ्तार में बिहार। राहुल गांधी जिस रफ्तार में पूर्वोत्तर से होते हुए, बंगाल होते हुए बिहार में प्रवेश कर रहे हैं, कर चुके हैं, और जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ है, जितनी भीड़ जुटी है, कोई ऐसी उम्मीद जता नहीं रहा था। मीनू जैन जी, क्या जी लगता है जो पृष्ठभूमि है? नीतीश कुमार जी अलग हो गए हैं, राहुल गांधी आए हैं, लोग उमड़ जी पड़े हैं, ऐसा क्या कारण आप देख रही हैं? जी देखिए, बंगाल में भी कल अप्रत्याशित भीड़ थी और आज बिहार में तो बहुत ही एक जनसैलाब उमड़ा हुआ था। तो वो जी। उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कांग्रेस को भी इतना उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग उमड़ के आएंगे। देखिए, उत्सुकता मैं मानती हूँ कि उत्सुकता होगी लोगों को राहुल गांधी को देखने की। और क्योंकि उस इलाके में शायद 19 के चुनाव में कभी गए होंगे तो गए होंगे, तो उसके बाद अभी गए हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक भीड़ के अंदर एक अजब तरह का उत्साह था। आपने देखा होगा कि जिस तरह का चीयर अप कर रही थी भीड़, एक्सटेसी कहूंगी मैं तो इसको, कि इस तरह से हुंकारा भर रही थी भीड़ साथ में। तो वो इसका मतलब क्या है कि वो और राहुल गांधी एक ही ट्रैक पे चल रहे थे। ऐसा नहीं था कि खाली देखने आने वाली भीड़ चुप रह जाती है, देखती है और जी। चुपचाप चली जाती है। ये भीड़ चुप नहीं थी, ये भीड़ रेस्पॉन्सिव थी। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जैसे वहां भीड़ में भी बात की, सामाजिक न्याय की और नौकरियों के बारे में बात की। और जो कल का जो घटनाक्रम है, जी, जी। जो जी। कल जी। का जो घटनाक्रम है, उससे जो है बिहार की जो जनता है, उसमें खासकर युवा है, वो काफी डिसइल्यूजन्ड है। उनको काफी निराशा हुई है और हताशा भी हुई है। तो उनको ये लगता है कि हमारा तो कुछ फ्यूचर है ही नहीं, हम तो इसी तरीके से लटकते फटकते रहेंगे। तो उसमें राहुल गांधी का पहुंचना और वहां पे राहुल गांधी का नौकरियों के बारे में बात करना, उन्होंने काफी डिटेल में नौकरियों के बारे में बात की। तो क्योंकि देखिए, बिहार को में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है जो नौकरियां दे, या एक इंडस्ट्रियलाइज स्टेट नहीं है कि भाई वहां नौकरियां मिले इंडस्ट्रीज में। तो वो ऐसा कुछ नहीं है। तो महज एक सरकारी नौकरियों का ही आसरा है लोगों को, तो इसलिए ज्यादा आकर्षण है बिहार में सरकारी नौकरियों के प्रति। और उसकी चर्चा राहुल गांधी ने की। उन्होंने निजीकरण का भी वहां विरोध किया कि भाई ये सरकार निजीकरण कर रही है, इसलिए नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। और उन्होंने काफी तरीके से बातचीत की इस बारे में। तो एक उम्मीद बंधाती है, जो एक होपलेसनेस का जो वातावरण छाया हुआ था कल से वहां पे, तो उसमें एक उम्मीद की किरण वहां लोगों को नजर आई कि शायद ये आया है नेता। और जो राहुल गांधी की वो देख भी रहे हैं। देखिए, जब से वो मणिपुर से, ये इसी फेज की हम बात करें, पिछले की तो छोड़ दीजिए, भारत जोड़ो यात्रा दूसरा नंबर की, 2 नंबर की यात्रा की बात करें इसकी, तो इसमें लगातार ये उनका मुद्दा ही यही है, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में यही सब कुछ है कि भाई एक वर्ग तो अमीर होता जा रहा है और एक वर्ग बिल्कुल गरीब होता चला जा रहा है। तो न जिसके पास रोजगार है और ना तो मीनू जी, एक कोई। एक प्रश्न है कि राहुल गांधी जी ये सवाल उठा रहे हैं कि जो समाज का वंचित तबका है, जिसको आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा है, नौकरियों में भागीदारी नहीं है, शासन चलाने में भूमिका नहीं है और उच्च पदों पर वो नहीं है, तो ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए जातिगत जनगणना है, वो कराना जरूरी है। और जातिगत सर्वेक्षण कराने वाले सूत्रधार तो नीतीश कुमार चले गए। तो इस हिसाब से इस बात की का क्या इंपॉर्टेंस है बिहार की धरती पर? नहीं, जातिगत जनगणना तो हो चुकी है। आपने देखा होगा कि उन्होंने आंकड़े भी जारी कर दिए थे। और उसी के तदनुसार, जिसको कहते हैं कि उन्होंने मतलब कुछ जातिगत कैश। सर्वेक्षण और जातिगत जनगणना में थोड़ा सा फर्क है। जी हाँ, जातिगत नहीं, सर्वेक्षण तो हाँ, उन्होंने करा दिया, कर दिया। जातिगत जनगणना तो देशव्यापी मांग है। जी। जी हाँ, जी हाँ। तो लेकिन जो बिहार के लिए जो ज़रूरी था, वो काम हो चुका है। देखिए, एक जो जितना वो एक राज्य सरकार अपनी कैपेसिटी पे कर सकती थी, राज्य सरकारें जनगणना तो करा नहीं सकती हैं। तो उन्होंने जो सर्वे करा दिया, उसके आधार पे उन बहुत डिटेल आंकड़े आए थे वहाँ पे। और बड़े चौंकाने वाले आंकड़े भी थे और बड़ा अफ़सोस भी हुआ लोगों की साइकिल भी नहीं है कुछ लोगों के पास तो आज भी बिहार के अंदर। और जी। और वास्तव में पर कैपिटा इनकम, मतलब डॉलर्स में कह रहे, बताया जा रहा है कि $621
मतलब प्रति साल भर की आमदनी सबसे लो है बिहार के अंदर। तो वो जो उसमें अब जो जातिगत जनगणना में वहां उन्होंने अति पिछड़ों की भी बात की और वही पुरानी बात उन्होंने कही कि भाई सरकारी नौकरियों में भी कोई अति पिछड़ों को वो नहीं है, वरीयता नहीं है या उनको उनका हक नहीं मिला है। तो उसमें क्योंकि जो आबादी है देखिए बिहार में, अब आप ये कहेंगे कि जिस इलाके से गुजर रहे हैं उसमें तो इतना ज्यादा नहीं है, उसमें तो अल्पसंख्यक है, लेकिन मैसेज देखिए जिस धरती पे वो घूम रहे हैं तो पूरे बिहार में तो घूम घूम के वो कहेंगे नहीं अभी, तो वो तो जहां से यात्रा जा रही है वो वहीं से पूरे बिहार की जनता के लिए मैसेज देंगे। तो वो मैसेज सामने आ रहा है कि भाई जो पिछड़े और अति पिछड़े हैं उनके लिए विशेष ख्याल रखा जाएगा, और ऐसा माना भी जा रहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात बहुत उभर के आएगी। और देखिए इस वक्त जो विचारधारा का ही तो चल रहा है सारा सवाल, जो मोदी जी की जो विचारधारा है जो निजीकरण के पक्ष में है, पूंजीवाद के पक्ष में है, और ये इधर आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं और सामाजिक न्याय की भी साथ में बात हो रही है। तो वो दोनों चीज जो है इस वक्त जरूरत है, वक्त की जरूरत है। और लोगों के मन में जो नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी भी है इस वक्त कि वो ऐसी ताकतों का साथ देने चले गए हैं जो ना तो सामाजिक न्याय की बात करती हैं और ना आर्थिक न्याय की बात कर रही हैं। तो वो चीज मेरे ख्याल से तो राहुल गांधी, लोग कह रहे थे कि गलत टाइम पे गए, सड़क है वो सरकार गिर गई है तो पता नहीं भीड़ होगी या नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो बड़े सही टाइम पे यात्रा हुई है और लोगों को अच्छे से मैसेज गया और लोगों ने चाव से सुना और उत्सुकता से सुना और उम्मीद के साथ सुना कि शायद कुछ उम्मीद की किरण ये लेके आए हैं, और उन्होंने बधाया तो दिया भी आश्वासन। मीनू जी, क्या ऐसा लगता है, मैं दर्शकों की भी कभी प्रश्न लेकर आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा डीरेल हो जाएगा, क्रम से बात करते हैं। मनोज भांबू जी कुछ पूछ रहे हैं, मैं उस प्रश्न पर आऊंगा, लेकिन थोड़ा ये बताइए कि बिहार की जो सियासत है और उस हिसाब से यूपी में भी असर पड़ेगा, उस सियासत में क्या ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के उधर चले जाने के बाद और जातिगत सर्वेक्षण, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात करने पर पूरी लड़ाई बिहार में एक अलग किस्म से होगी? जो एनडीए जिस बात को इंडोर्स नहीं करता है उस बात को इंडिया गठबंधन इंडोर्स कर रहा है और दलितों, वंचितों, पिछड़ों की आवाज उठा रहा है। देखिए इस टाइम इंडिया गठबंधन जिस विचार को इंडोर्स कर रहा है, इनफैक्ट तो बिहार की राजनीति उसी से चालित होती रही है आज तक भी। आप ये देखिए कि इंडिया गठबंधन, सॉरी, ये जो मोदी जी 2014 में जो जीत के आए थे, उसके बाद मोदी मोदी लहर थी, इसका मतलब उसी विचार का हवा में तैर रहा था वो विचार। लेकिन 2015 में जब विधानसभा के इलेक्शन हुए बिहार में, तो क्या रिजल्ट आया? मोदी के विचार को सहमति नहीं जताई बिहार की जनता ने, नकार दिया उन्होंने, और सरकार बनी राजद और जदयू की। तो वो वहां से अगर हम पकड़े तो मेरे ख्याल बिहार पहला राज्य था, दिल्ली को छोड़ दे तो पहला राज्य था जिसने मोदी की विचारधारा को नकारा था और कोई सोच भी नहीं रहा था कि, बल्कि ये कहा गया कि शांति का संदेश आया है और भाईचारे का संदेश आया है बुद्ध की धरती से। तो ऐसा ऐसा कहा गया था जब 2015 में इनकी जीत हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो विचार वहां की राजनीति का एक मूल विचार, वहां की जो राजनीतिक धारा है उसका एक मूल विचार है। आप देखिए इसको भी देखें तो, अगर हम अदरवाइज भी देखें तो, इस देश में जब भी लोकतंत्र पे खतरा आया है या संविधान पे खतरा आया है तो बिहार की धरती से ही आवाज उठी है। आप जयप्रकाश नारायण का आंदोलन देखिए इमरजेंसी के बाद, वो बिहार के ही थे, बिहार की धरती से उठा आंदोलन। उससे पहले आप गांधी जी से ले लीजिए, चंपारण जो आजादी का सत्याग्रह है उसकी भी प्रेरणा जो, या ये कहिए कि गांधी वहीं से उठे और उनको रियलाइज हुआ कि मुझे अभी आंदोलन की इसमें कूदना है, इसको आंदोलन बनाना है, जो भी मेरा ये चल रहा है, जो उन्होंने वहां देखा। तो वो चीज और 2015 में देख लीजिए वही चीज वहां पे रही। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि और जो कल जो एक विश्वासघात जैसे मैं कहूंगी हुआ है उसकी जनता के साथ, बिहार की जनता के साथ, और जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट्स बता भी रही हैं कि लोग काफी निराश हैं नीतीश कुमार के इस कदम से, तो डेफिनेटली वो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की मीनू जी, आप सही कह रही हैं कि काफी लोग निराश हैं, और जितने भी टेलीविजन डिबेट्स में और सब चीज में चर्चा में नीतीश कुमार रहे, तो अचानक ऐसा हुआ कि लोग नीतीश कुमार की चर्चा करते हुए बीजेपी को ही कोसने लगे। बीजेपी के लोग भी खुश नहीं है। तो ये पूरी चर्चा जो बनी है
ये बीजेपी के अगेंस्ट में जा रही है। यही कारण है कि अब दूसरी चर्चा ईडी सीबीआई की, जैसे हेमंत सोरेन का मुद्दा, लालू यादव के घर ईडी भेजना, इस मुद्दे को खड़ा किया गया है ताकि स्क्रीन जो है नीतीश कुमार से गायब हो, बिहार से गायब हो। इसके अलावा अब सीए एनआरसी का मुद्दा भी छेड़ दिया गया है ताकि मुद्दा यहां पर फिर से पोलराइजेशन की तरफ जाए, कम्युनल पोलराइजेशन की तरफ जाए, जबकि सामाजिक न्याय की बात न हो। राहुल गांधी इस मजबूती से इस सवाल को उठा रहे। मैं अपने उस दर्शक का भी जवाब देना चाहता हूं, प्रमोद मांकर जी कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी कोई जमीनी रणनीति बना रहे हैं या हवा हवाई चल रहे हैं। तो अब आपको बात समझ में आ रही हो कि ये वैचारिक रूप से काउंटर करना राहुल गांधी का परम कर्तव्य है। बाकी तो सांगठनिक स्तर पर जिनको जो काम करना है वो तो करेंगे। जी मीनू जी। जी हाँ, आप देखिए राहुल गांधी ने 5 तरह के न्याय की बात की है, तो वो रणनीति नहीं तो क्या है? देखिए, जिन 5 तरह के न्यायों की उन्होंने बात की है कि महिला न्याय, श्रमिक न्याय, युवा के लिए न्याय, नारी के लिए न्याय, तो वो 5 तरह के जो न्याय की बात कर रहे हैं, वो डेफिनिटली उनके मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट होगा। देखिए, मैनिफेस्टो तो अभी आया नहीं है, घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र जो होता है एक राजनीतिक दल का, वो अभी आया नहीं है। तो जो आएगा तो उसमें जिससे कि इंक्लिंग मिल रही है, एक आभास हो रहा है कि ये डेफिनेटली यही मुद्दे उसमें होंगे, जरूर होंगे। ये मिनिमम गारंटी, जो कैश की गारंटी जो उन्होंने, न्याय योजना थी जो उनकी 2019 के चुनाव में, वो ज्यादा उस वो पकड़ नहीं पाई थी, तूल नहीं पकड़ पाई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़े जोर शोर से उठाई जाएगी इस बार वो योजना, क्योंकि उसकी जरूरत है इस समय। तो जो आज की स्पीच में भी आप देख लीजिए ना, राहुल गांधी ने वही बात की है। उन्होंने नौकरियों की बात की है, उन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक की बात की है, और निजीकरण के विरोध में उन्होंने कहा है कि भाई निजीकरण कर रही है ये सरकार, नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। तो देखिए, क्योंकि राहुल गांधी की ना तो इस वक्त बिहार में सरकार है और ना केंद्र में सरकार है, तो वो करके क्या दिखाएं? तो करके दिखाने के लिए उनके पास इस वक्त तो कुछ नहीं है। सरकार अगर केंद्र में बने, और चाहे कांग्रेस की भी तो मुश्किल है सरकार बनना, लेकिन कोलिशन की भी सरकार बने तो एक एटलीस्ट किसी एक मुद्दे पे तो सहमति रहेगी ना कि हमें रोजगार जरूर मुहैया करा, रोजगार के अवसर या नौकरियां मुहैया करानी है। मीनू जी, कोalition की सरकार तो अब भी है जब एनडीए की सरकार हम बोलते हैं। ये बात अलग है कि उसमें बीजेपी का वर्चस्व है। तो कोalition का युग तो 90 के बाद से चल रहा है। देखिए, हमारे दर्शक कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, उस यात्रा में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू शरीक हो रहे हैं। परसेप्शन ये था कि राहुल गांधी जैसे सीमांचल में कांग्रेस का सांसद भी है, वहां प्रभाव भी है, तो वहां से यात्रा शुरू करें जो मुस्लिम बहुल है। लेकिन सच ये है कि उस यात्रा में हिंदुओं की बहुलता है, ऐसा हमारे एक दर्शक करे, और दूसरे दर्शक ये बता रहे कि इस बार दलित वोट न मिलने के कारण भाजपा हार रही है, मनोज भांबू जी कह रहे हैं। तो और एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि बिहार की जनता और खास महिलाएं तो बहुत बोल रही है नीतीश के खिलाफ, ये हितेश जी कह रहे हैं। जी जी, ये तो लास्ट वाला जो नेहरू हितेश जी का है, ये तो बड़ा चौंकाने वाला बात उन्होंने कही है कि महिलाएं बोल रही है। देखिए, ये नशाबंदी का जो इन्होंने चलाया था नीतीश जी ने, उससे मेरे ख्याल से बिहार की महिलाएं ही सबसे ज्यादा खुश थी। और नीतीश जी के शुरुआती जो दौर था इनके शासन का, 2011 के आसपास, उन्होंने जो महिलाओं की, जो लड़कियों को साइकिल्स वगैरह दी थी, तो बताते हैं कि उनमें गांव-गांव में लड़कियां शिक्षा के लिए बाहर आई, पढ़ने के लिए साइकिल से जो जाने लगी, तो उससे एक माहौल बदला। तो वो अगर उन नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रही हैं, क्योंकि उनको अब साफ दिखाई दे रहा है कि राजनीति किधर जाने वाली है, नीतीश कुमार किन ताकतों का साथ दे रहे हैं। इससे मुझे इस बात की भी खुशी है कि महिलाएं जागरूक हुई हैं, अपने अपने भविष्य के प्रति भी और अपने अधिकारों के प्रति भी, कि उनको समझ में आया है कि भाई किसका साथ देना है, किसका व्यक्ति का साथ नहीं देना है, हमें उसके विचार का भी साथ देना है कि भाई कौन से विचार का समर्थन कर रहा है या किस विचार को साथ लेके चल रहा है, विचारधारा कहिए या विचार कहिए। तो उनको समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार गलत हाथ थाम लिए हैं भाजपा का, और जी उनको मीनू जी, समझ में आ रहा है भविष्य। एक प्रश्न बार बार मनोज भांबू जी याद दिला रहे हैं कि मेरे इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ रही हैं,
ये मनोज भांबू जी का मानना है। उनका कहना है कि भई अभी तक पूरी सीटें डिक्लेयर नहीं हुई हैं, तो इस बारे में आप बताएँ? जी, जी। देखिए, मैं अभी मायावती जी के बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि देखिए, अभी तक जो अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव भी गए, वो मेरे ख़्याल से लोकसभा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव थे। लेकिन जिस तरीके का लैकलस्टर मतलब थोड़ा ढीला-ढाला उनका रवैया रहा, और पूरा उनको जिस ज़ोर-शोर से पार्टिसिपेशन होना चाहिए था उनका, तो शायद चुनाव का नतीजा भी बदलता, असर पड़ता उसके ऊपर बहुत भारी। वो नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा जो उनके मुकदमे चल रहे हैं, उनकी वजह से उनको थोड़ा दबाव है उनके ऊपर। तो वो मीनू शायद जी, हो सक आप सही कह रही हैं। और मुझे भी जो सूचना है समाजवादी पार्टी के नेताओं से जो मेरी बात होती है, और उस हिसाब से समाजवादी पार्टी अभी वेलकमिंग मोड में है मायावती जी के लिए, और एक ऑप्शन छोड़ के रखा गया है कि अगर वो आती हैं तो हम निश्चित रूप से एकोमोडेट करेंगे। तो उसी हिसाब से हमारे दर्शक को भी भनक लगी होगी। वो कह रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद मायावती जी आती हैं। अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ गई, तब तो दलित प्लस पिछड़े प्लस जिस जो आवाज एनडीए नहीं बोल रहा है, वो आवाज उठती हुई नजर आएगी। जी। यस। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, मायावती अगर आ जाती हैं तो चुनाव का केवल यूपी में ही नहीं, पैन इंडिया इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, और नतीजे बड़े चौंकाने वाले होंगे। अगर वो आ जी। जाती हैं, तो देखिए, अगर आचार संहि देखिए, ये राजनीति इसी का नाम है कि सही मौके की तलाश में अपना वार करना। तो अगर मायावती जी आचार संहिता के लागू होने का इंतज़ार कर रही हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि वो सही मौके की तलाश में है कि किस सही एक मौके और पे वो। प्रश्न ले लेते हैं। प्रमोद मांकर जी कर रहे हैं उसकी रेलेवेंसी बताते हुए कि वो ये है कि त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में वामपंथी विचारधारा के लोग एक झटके में बीजेपी के साथ चले गए। इसका विश्लेषण कैसे करेंगे आप जैन मैडम? ये प्रश्न पूछने का जो मकसद नजर आता है, वो है कि जब विचारधारा की ही बात होती है तो विचारधारा वाले लोग कैसे खिसक गए। और ऐसा, चूंकि राहुल गांधी विचारधारा की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक लाइन जोड़ते हुए आपके पास आता हूं कि विचारधारा निश्चित रूप से एक त्रिपुरा में लंबे समय तक कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार रही, लेकिन जो संघ ने पृष्ठभूमि बनाई बीजेपी के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए जो होना चाहिए था प्रयास, वो प्रतिकार विचारधारा के स्तर पर कहीं कमी रह गई, इसलिए ऐसा हुआ होगा। आप क्या मानती हैं? जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि देखिए, बात केवल त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल की नहीं है। अ, एक जो दक्षिण पंथ की जो उभार है, वो पूरे दुनिया में हो रहा है, एक साथ चल रहा है। उसमें उसका प्रभाव डेफिनेटली हमारे इधर त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल पे भी पड़ा, उसी हवा का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ जो वहाँ की जनता है, उनका मोह भी भंग हुआ है। शायद उनको जी। डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, जो एक इच्छित, जो एक परिणाम थे सरकारों के वहाँ रहने से, वो उनको नहीं मिले। और वेस्ट बंगाल में देखिए, बल्कि वहाँ उल्टा हुआ कि वहाँ वहाँ की सरकार, वो जो सिंगूर जो कारण बना वहाँ हार का उनकी, तो वहाँ सिंगूर की। 10 से ठीक पहले जुड़ जाएंगे तो। जी, हाँ, वहाँ सिंगूर के में उल्टे सरकार अधिग्रहित करना चाह रही थी ज़मीन, और वहाँ टाटा नैनो के प्लांट के लिए। लेकिन वहाँ जनता ने विरोध किया, और ममता बनर्जी जनता के मौके को तलाश की, जनता के साथ आ गई, और उन्होंने एक झटके में हटा दिया वामपंथी सरकार को। और जो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वाइड एक दक्षिण पंथ का उभार, जिस वक्त ये बंगाल का जो मामला चला, और जो त्रिपुरा में हारी कम्युनिस्ट पार्टी, तो वो मेरे ख्याल से उसका असर था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो सत्ताधारी दल आया, उसमें चाहे ममता थी या उधर त्रिपुरा में बीजेपी थी, उन्होंने अपनी ग्रिप बना ली। अब आप देखिए कि इस वक्त प्रचार तंत्र जो है, जो आईटी सेल के जरिए जो जिस तरीके से एक प्रचार कहिए या दुष्प्रचार कहिए, या एक बॉम्बार्डिंग कर दी जाती है मतदाता के ऊपर, तो वो थोड़ी देर के लिए मतदाता भी उसमें दब जाता है, उसके प्रभाव में। तो उसके दिमाग पे कब्जा कर लिया जाता है।
तो उसमें प्रोबेबली जो त्रिपुरा है और इसमें वेस्ट बंगाल है, उसमें लोग अभी एनालाइज कर रहे हैं और वो उनका विचार बदल रहा है ग्रेजुअली। लेकिन कितना बदलेगा, देखिए ये तो रिजल्ट बताएंगे अभी समय आने के साथ। और बाकी का लोगों को समझ में भी आ रहा है, क्योंकि जो ये दक्षिणपंथी विचारधारा है, इसने 2019 की चुनाव के बाद इसका जो एक विभत्स चेहरा सामने आया है, असली चेहरा जो सामने आया है इस देश में, उससे लोगों में निराशा है और लोग चाहते हैं कि इसका प्रतिकार किया जाए। अब किस सीमा तक करेंगे प्रतिकार लोग मतदाता, वो 2024 पे मालूम पड़ेगा। जी जी। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और मैं प्रतिक्रियाओं को सामने रखते हुए चल रहा हूं। अभी बिहार की एक चैनल पर महिलाओं का वीडियो देखा, बहुत बोल रही थी, जिन लोगों ने मणिपुर में महिला को निर्वस्त्र घुमाया उसके साथ नीतीश कुमार बैठ गया। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। मीनू जी क्या कहेंगे? गुस्सा है नीतीश कुमार के जाने पर और बीजेपी पर गुस्सा है क्योंकि उसने कुछ न कुछ अनैतिक दबाव डाला है, तभी ऐसा हुआ है, ऐसा लोग मान रहे हैं। जी जी जी, नहीं बिल्कुल। देखिए मैं फिर मानती हूँ कि अगर नीतीश कुमार सच्चे अर्थों में सेक्युलर थे, समाजवादी थे, तो दबाव में उनको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उनके ऊपर कोई ईडी का कोई खतरा मेरे समझ में नहीं था, कोई ऐसे केसेस नहीं थे, कोई इंक्वायरी नहीं चल रही थी, ना कोई केसेस थे उनके पास इस तरह के, ना उनके पास कोई परिवारवाद का कोई उनके साथ कुछ हल्ला जुड़ा हुआ था, वो उससे भी मुक्त थे। तो ऐसा नेता तो सबसे ज्यादा तन के खड़ा हो सकता था भाजपा के सामने, मोदी सरकार के सामने। उन्होंने ये सरेंडर क्यों किया? महिलाओं का गुस्सा बिल्कुल जायज है कि जो इतना सब कुछ हो गया मणिपुर का, मतलब दुनिया, देश क्या दुनिया भी कांप गई जिस घटना को देखकर। मतलब ऐसी घटना आधुनिक समय में तो नहीं हुई होगी किसी देश में इस तरीके की और खुलेआम। तो वो चीज डेफिनेटली, और महिलाओं के मुद्दे को देखकर मतलब नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने सामाजिक न्याय जिसकी वो खुद बात कर रहे थे, अब उनकी जातिगत जो सर्वे करवाया है जो, और वो जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, अब उसका क्या होगा? क्योंकि मोदी जी तो अगेंस्ट है उसके। उन्होंने कहा था कि कोई जाति वाती नहीं होती है, खाली एक ही जाति है, श्रमिकों की जाति, गरीबों की जाति, और ये होती है जातियां। तो अब उसका क्या होगा और उससे हटेंगे पीछे, कैसे हटेंगे, ये देखने वाली बात होगी, मुश्किल है। जाहिर बात है ये सारा श्रेय तेजस्वी यादव को मिल रहा है, मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए में रह करके न रोजगार दे पा रहे थे, न जातीय सर्वेक्षण करा पा रहे थे, ये सारी चीजें। लेकिन हमें और आपको दोनों को एक चैनल में एक साथ अभी जाना है। हमारा न तो दर्शकों का पेट भरा मीनू जी आपसे बातचीत करते हुए, उनके प्रश्न लगातार आ रहे हैं, न हमारा मन भरा, लेकिन हम वादा करते हैं कि मीनू जी को एक बार फिर हम लेकर आएंगे। आज बहुत जरूरी है, दूसरे चैनल पर बैठने का हमने कमिटमेंट कर रखा है और हम भी आने में थोड़ी देर कर बैठे, क्योंकि हम भी कहीं जगह से, किसी चैनल से ही आ रहे थे। तो इस तरीके से आज इजाजत दी जाए कि हम आपसे अभी विदा ले सके, क्योंकि और एक अपील करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहे, निरंतरता बनी रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार मीनू जी, आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, दर्शकों से माफी चाहेंगे, अगली बार जरूर लंबे समय 1 घंटा बैठेंगे आपके साथ। जी।